अभी जिस विषय पर हम चर्चा करके एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसका जो शीर्षक है वो है भारत एट 2047। यह विषय काफ़ी दिनों से चर्चा में है। विशेष करके हमारे प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2022 को जब लाल किले से हमारे देश के राजनीतिक रूप से स्वाधीन हुए जब 75 वर्ष पूरे हुए, तो हम अमृत महोत्सव के रूप में हमारी स्वाधीनता का पर्व मना रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले 25 वर्ष जो हैं वो हमारे लिए अमृत काल होंगे और इन 25 वर्ष के बाद 2047 में हमारे राजनीतिक स्वाधीनता को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ऐसे में आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं, इसमें दो बातें आती है। पिछले 75 वर्षों में हमने क्या किया, आज हम कहाँ हैं और हमें कहाँ पहुँचना है। उम्मीदें बहुत हैं और अवसर भी है और भारत के पास क्षमता भी है। सवाल सिर्फ इतना है कि अब तक हमने जो आर्थिक नीतियों को ग्रहण करने में और उनको पालन करने में जो गलतियां की, उनके प्रति हमें तो थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा और अपनी क्षमता को समझते हुए आगे कोई इस तरह की भूल न हो और हमारे सारे संसाधनों को समझते हुए हमें अभी से बड़े सावधानी पूर्वक इस तरह की नीतियों को ग्रहण करना पड़ेगा, ताकि 2047 में आज जो हम एक विकासशील राष्ट्र हैं, वहाँ से आगे बढ़ करके हम एक विकसित राष्ट्र बन जाएं। मुख्य रूप से यही बात है। विकसित राष्ट्र का मतलब क्या होता है? विकसित राष्ट्र का मतलब होता है कि देश में गरीबी नहीं होनी चाहिए, देश में बेकारी नहीं होनी चाहिए। ये दो मुख्य बिंदु होते हैं और साथ ही साथ आर्थिक विषमता भी एक बहुत बड़ी समस्या है। वो आर्थिक विषमता व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं होनी चाहिए और भारत इतना बड़ा जो देश है, इसलिए एक रीजन से दूसरे रीजन में नहीं होनी चाहिए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख कर के आगे हमें जब कोई नीति ग्रहण करनी है, तो हमारे लिए टारगेट क्या है कि हम एक वैभवशाली आर्थिक शक्ति के रूप में अपने आप को ले जा सकें इन अनदर 25 ईयर्स और जीरो लेवल पॉवर्टी एंड जीरो लेवल अनएम्प्लॉयमेंट, ये हमारे लिए लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे संसाधन क्या हैं, इसको हमको देखना पड़ेगा। आर्थिक संसाधनों की जब बात होती है तो मुख्य रूप से 3 संसाधन हम पाते हैं। प्राकृतिक संसाधन है, पूंजीगत संसाधन है और मानवगत संसाधन है। नेचुरल रिसोर्सेस, कैपिटल रिसोर्सेस एंड ह्यूमन रिसोर्सेस। अब हमको इन संसाधनों के बारे में देखना है कि हमारे पास में कौन से संसाधन सबसे ज़्यादा हैं। अभी सुबह भी बात हो रही थी कि जनसंख्या हमारे लिए एक बोझ है, अभिशाप है या वरदान है। इसके पीछे थोड़ी सी पृष्ठभूमि में भी जाना पड़ेगा। आज से 400 साल पहले अगर हम जाते हैं
तो हम पाते हैं कि सारी दुनिया में प्राकृतिक संसाधन ही आर्थिक उन्नति का या मनुष्य की जीवन और जीविका का साधन हुआ करता था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ नहीं था। इसका मतलब यह नहीं था कि शिल्प था नहीं, शिल्प था, किंतु शिल्प जो था उसकी जो मात्रा थी वो बहुत लिमिटेड थी। कपड़े बनाने में, थोड़े मकान बनाने में, या थोड़े बहुत जो है लोहे के कुछ औजार बनाने में, इतना ही था। किंतु 19th सेंचुरी के पहले तक जो है प्राकृतिक संसाधन पर आधारित हमारी जीवन और जीविका की प्रक्रिया चलती थी। यानी नेचुरल रिसोर्स वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स एट दैट टाइम। 19th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जिसको हम फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का जब आविष्कार हुआ तो सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आया, फोर्थ हुआ, और अभी फिफ्थ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। हम और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ऐसे के अंदर में 19th सेंचुरी से 20th सेंचुरी के उत्तरार्ध तक, जब तक कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, तब तक जो है नेचुरल रिसोर्स थोड़ा पीछे हो गया और कैपिटल रिसोर्स जो है वो आगे आ गया। और जो दुनिया के जो मानदंड जो होते हैं उसमें भी यही कहा जाने लगा। जैसा अभी मेरे मित्र अनिल शर्मा जी ने बताया कि दुनिया जो है G20 के बारे में, जो नॉर्थ की है उसको हम धनाढ़ देश कहते हैं, और जो साउथ की जो दुनिया है उसको हम पहले तो थर्ड वर्ल्ड कहा जाता था, अभी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज कहा जाता है। यानी जो नॉर्थ के जो देश थे उनके पास में पूंजीगत साधन ज़्यादा हुए। किस कारण से हुए उसका जो हिस्टोरिकल फैक्ट है वो कि कॉलोनियलिज्म, इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म हुआ, और वो उपनिवेशवाद के आधार पर जो है जिस ढंग से शोषण हुआ उसके आधार पर, उसमें हम नहीं जा रहे, वो पॉलिटिक्स का विषय है। किंतु ये जो सत्य है कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक जो है पूंजीगत संसाधनों का जो मूल्यांकन था वो प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में ज़्यादा हुआ। किंतु तब तक भी जो है कैपिटल और लेबर, यानी मानव संसाधन को एक लेबर के रूप में, एक श्रम के रूप में गिना जाता था, यानी लैंड लेबर कैपिटल। किंतु जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, विज्ञान आगे बढ़ा, 20th सेंचुरी की बात आज हम जिस युग में हैं, तो सीधे सीधे मैं आता हूँ 21st सेंचुरी, और उसी का कंटेक्स्ट में हम जाएंगे अब 2047 में। आज से 20 साल पहले वर्ल्ड बैंक ने एक स्टडी की, और उसने जो है इन तीनों आर्थिक संसाधनों के बारे में एक एनालिसिस करी कि इसमें कौन सा साधन कितना आज के दिन रेलिवेंट है या कितना इम्पोर्टेंट है। मैं बात स्वदेशी जागरण मंच में कई बार बोल चुका हूँ, थोड़ा रिपीटेशन भी हो, किंतु बहुत सारे जो नए हैं उनको आज के कंटेक्स्ट में इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आज के दिन प्राकृतिक संसाधन जो है 100 के अंदर में 20 का वेटेज है। कैपिटल रिसोर्स, पूंजीगत संसाधन का 16 और ह्यूमन रिसोर्स, मानवगत संसाधन 64। अब इतनी सी बात से आप समझ सकेंगे कि मानवगत संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज 4 times मोर इन पावर एज कंपेयर टू योर कैपिटल पावर। तो उस दृष्टि से जब आप सोचेंगे तो आप पाएंगे कि भारतवर्ष को अगर देखते हैं, जिसकी पॉपुलेशन आज दुनिया की लगभग 20% है, 18% कह लीजिए, जो भी कुछ कह लीजिए, तो वैसे के अंदर में जस्ट थिंक ऑफ अ कंट्री इन द वेस्ट विच हैज मोर कैपिटल, एंड थिंक ऑफ आवर कंट्री विच हैज गॉट मोर ह्यूमन रिसोर्स। और मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जो इकोनॉमिक सिविलाइजेशन जो है वो आपको एग्रो बेस्ड से इंडस्ट्री की तरफ बढ़ी, और अब जो है हम नॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं। सो टुडे इज द एरा ऑफ नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, और इसके अंदर में जो है ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब थोड़ा सा ब्रेक लेकर के आपको बताता हूँ इसका क्या रिजल्ट क्या हुआ और हम कहाँ मिस कर रहे हैं।
ह्यूमन रिसोर्स जो है, जैसे यूरेनियम को जिस रूप में आप मिनरल रिसोर्स के रूप में पाते हैं, फिर उसको इनरिच करते हैं तो उसमें वो पावर जनरेट होता है जिसको हम लोग अणुशक्ति या कोई शक्ति के रूप में। ह्यूमन रिसोर्स जो है एज इट इज वो एक क्रूड है, उसको एजुकेशन से, स्किल से, R&D से हम उसको इनरिच करते हैं और उसकी क्षमता को बढ़ाते हैं, क्योंकि मानव के पास में सबसे जो बहुमूल्य जो चीज़ है वो है उसका दिमाग। ठीक है, तो ऐसे के अंदर में हमें जो करना था, जो हम नहीं कर सके, वो था कि एजुकेशन के ऊपर में, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर में हमें जो प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, वी कुड नॉट गिव इट फॉर एनी रीजन। पर गलती हुई। तो सवाल खाली इतना सा करता हूं कि वो गलती आगे अगर हुई तो क्या होगा? हम फिर 25 साल के बाद फिर पछताएंगे। तो इसलिए जब हम 2047 की बात करते हैं तो एट द सेम टाइम वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट आर आवर चैलेंजेस एंड व्हाट वी नीड टू डू नाउ। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है, और चूंकि हम ऐसा नहीं किए, इसलिए हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन हुआ। हमारे यहाँ के जो काबिल जो छात्र छात्री या जो टैलेंट था वो हमारे देश में बाहर गया। रिजल्ट बड़े संक्षेप में बताता हूँ। आज दुनिया की जब जीडीपी को हम देखते हैं तो रफली आप मान करके चलो कि वो फिगर अलग अलग IMF के, वर्ल्ड बैंक के और अलग अलग एजेंसी के अलग अलग, किंतु मोटे तौर पर जो जीडीपी है वो 100 ट्रिलियन आज के दिन समझिए, 100 ट्रिलियन डॉलर। और 100 ट्रिलियन डॉलर के अंदर में लगभग 25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो है यूएस की है, और लगभग जो है 19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो है चाइना की है, लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो है जापान की है, और लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो है वो जर्मनी की है, एंड हमारी जो इकोनॉमी है वो लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है। अब देखिए अमेरिका, जिसकी पॉपुलेशन है 35 करोड़, हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़, यानी हम 4 गुने पॉपुलेशन में ज़्यादा हैं। हमारी जीडीपी कितनी है? 3 ट्रिलियन, उनकी ट्रिलियन कितनी है? 24 ट्रिलियन, हमसे 8 गुने ज़्यादा उनकी है। अब इसमें खाली इतनी सी बात बताऊंगा आपको कि उनकी जो जीडीपी है उसके अंदर में 7 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी जो है दैट कम्स ओनली फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा से। समझ गए ना? हमारे 142 करोड़ लोग जितना कमाते हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज सब तमाम से मिलाकर जितना कमाते हैं, वो उससे डबल से ज़्यादा सिर्फ बौद्धिक संपदा, और वो बौद्धिक संपदा उनकी अपनी नहीं है। वो दिमाग जो है, वो दिमाग वो तो हायर कर सकते हैं, बाहर से लाते हैं, किंतु उसकी जो बौद्धिक क्षमता का जो अधिकार है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो राइट है, दैट बिलोंग्स टू देम। चाइना ने इस चीज़ को आज से 40 साल पहले समझ लिया, और समझ करके जो है चाइना ने 1980 के बाद जो है उस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए आज दुनिया में जो पेटेंट फाइल होते हैं टोटल संख्या है 36 लाख, उसके 16 लाख पेटेंट जो है चाइना अकेला फाइल करता है आज के दिन। अमेरिका को पार कर गया है, अमेरिका से 3 टाइम्स ज़्यादा। अमेरिका के लगभग 5 लाख हैं, जापान के लगभग 4 लाख हैं, जर्मनी की मान लीजिए 2.5 लाख के आसपास हैं। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमको क्या करना है, और अगर हम वैसा नहीं किए, एंड आई एम वेरी सॉरी टू से कि अभी तक भी जो है हमारी नई सरकार बनने के बाद भी 2014 से अगर आप अभी तक का भी आंकड़ा देखेंगे तो इवन इन द फास्ट 9 ईयर्स हमने बहुत कुछ अच्छा किया है। सुंदरम जी ने सुबह आपको बताया, आई एग्री फुल्ली, किंतु एक एरिया में जहाँ मैं एग्री नहीं करता हूँ, जहाँ मेरा डिफरेंट व्यू है, और वो एक रियलिटी के आधार पर है कि वी आर इन द एरा ऑफ नॉलेज इकोनॉमी, और इसके अंदर में हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स को जब तक ट्रांसफॉर्म करके इंटेलेक्चुअल रिसोर्स में नहीं कन्वर्ट कर लेंगे, यानी जो सबसे बड़ी चैलेंज है वो हमारी मानव संपद को बौद्धिक संपद में ट्रांसफॉर्म करने की आवश्यकता है, और उसके लिए जो है क्या करना होगा उसको हमको सोचना है। इस पूरे बैकग्राउंड के आधार पर एक बात सिर्फ और बता देना चाहता हूँ कि हमको कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेसेंसी हो जाती है। पॉलिटिकल लीडर्स कुछ बोल सकते हैं, किंतु हम सामाजिक, हम जो है समाज के साथ जुड़े हुए हैं, हम व्यक्ति और हमारे जो स्वदेशी जागरण मंच के जो कार्यकर्ता हैं, उनको कम से कम इस बात का ज्ञान रहना चाहिए कि
पॉलिटिकल लीडर्स बोलेंगे वी आर द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, हमें गर्व होना चाहिए, वहाँ हम गर्व करेंगे, किंतु गर्व ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो जिसमें पूरी सच्चाई नहीं हो। इफ़ वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, वी शुड ऑल्सो नो कि वी आर एट नंबर 128 इफ यू लुक एट द पर कैपिटा इनकम। हमको तो आखिर दुनिया के साथ अगर तुलना करनी है तो हमारे तो 142 करोड़ की पॉपुलेशन है ना, हम एग्रीगेट में कर देंगे 5th लार्जेस्ट कंट्री, और यहाँ आकर के हमारी पर कैपिटा इनकम, यानी हमारे यहाँ गरीब ज़्यादा हैं। रिच एंड पुअर की जो गैप है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 को आप देखेंगे तो उसके अंदर पाएंगे कि जो है अभी भी दुनिया में 50% से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी इनकम जो है 8% से नीचे है, और दुनिया की जो 10% है उनकी इनकम जो है वो 70% के आसपास है। तो दुनिया में भी इनइक्वालिटी है, यहाँ पर भी। तो जो सबसे बड़ी जो चैलेंजेस जो मैं बता रहा था, 3 चैलेंजेस जिसको हमको आगे लेकर के चलना है 2047 की जब हम बात करेंगे, तो एक है पॉवर्टी, दूसरी है अनएम्प्लॉयमेंट, और तीसरी है इनइक्वालिटी, और चौथी जो प्रॉब्लम जो आज के दिन जो सबसे बड़ी आ चुकी है, जो अनिल जी ने भी बताया, डॉक्टर अश्विनी जी ने भी बताया, वो है क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग। ये एक बहुत बड़ी चैलेंज आज हमारे सामने है। तो इन 4 चैलेंजेस को मद्दे रखते हुए मैं अपना प्रस्ताव जरा अंग्रेजी में जो बनाया हूँ, समय चूँकि सीमा है इसलिए मैं सारी बातों को जो समाहित करके जो रिजोल्यूशन मैंने जो ड्राफ्ट किया है वो मैं जरा पढ़ता हूँ। मैंने इसकी हिंदी का जो एक मन में की जो भावना थी वो आप तक पहुँचा दिया हूँ। अब इस कंटेक्स्ट में आपको बताता हूँ कि हमें आगे क्या करना है, कहाँ है। तो सर, कैन आई रीड इट? ड्राफ्ट रिजोल्यूशन, भारत at 2047, a Swadeshi perspective. Our country is celebrating 75th year of its independence, and the next 25 years are very crucial to make India a developed country. The vision for Bharat at 2047 should focus on value-based economic development with quality-based education and quality-based health, with improved standard of living of our people. India should regain its glory of the largest economy of the world as it used to be in the 17th century before the invasion of the British, and which was contributing 25% of the global economy. ब्रिटिशर्स के आने के पहले इंडिया दुनिया की, चाइना भी लगभग उसी पोजीशन में था, 25% हम दुनिया की इकोनॉमी का हिस्सा हुआ करते थे, जो कि आज हम 3% हैं। इंडिया सो फार हैज बीन, अभी तक, एन एरा ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, राइजिंग प्राइसेस, बिल्डिंग डेट, ऋण, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आज हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करते हैं $600 बिलियन, और हमारा जो एक्सटर्नल डेट है वो भी उतना ही है या उससे ज़्यादा है। उसके अलावा जो फॉरेन कैपिटल स्टॉक मार्केट में आई हुई है उसको टोटल को जोड़ लेंगे तो आज के दिन हमारे पास फॉरेन कैपिटल, विदेशी पूंजी जो है लगभग $1.4 ट्रिलियन के आसपास। हाँ, या सो बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट, रैम्पेंट करप्शन, डिक्लाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 52% है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है लेस देन 25% है। राइजिंग फिजिकल एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, अश्विनी जी बता रहे थे कि जो है हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। भारत एट 2047 शुड बिल्ड अप ए स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस इन द कंट्री एंड रिवर्स द ट्रेंड ऑफ डिक्लाइनिंग रूपी वैल्यू अगेंस्ट US डॉलर एंड अदर मेजर करेंसीज। बट भारत एट 2047 शुड रिजॉल्व टू मेक इंडियन रूपी एप्रिशिएट। हम 1980 में 8 थे, चाइना भी 8 युआन था, हम 8 के 80 हो गए, चाइना 8 का 6 हो गया। तो वी हैव टू रिवर्स द ट्रेंड ऑफ डिवैल्यूएशन एंड रूपी शुड एप्रिशिएट एंड ग्रेजुअली शुड बिकम एन इंटरनेशनल करेंसी ऑफ रिजर्व एंड बिकम ए डेट फ्री कंट्री विथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स टू बी क्रिएटेड थ्रू current account surplus by making exports of Indian goods and services more competitive in the international market. India so far has been believing
आप जो भेजे थे उसकी बात को मिलाकर के फिर कल जो चर्चा हुई थी। हाँ, India so far has been believing in economic growth and mostly consumption-led growth. But there is a need for a policy shift in drawing a difference in growth and development. हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक नहीं होता है, इसको हमको समझना पड़ेगा. Which needs to be more inclusive and should be investment led and should reverse the present drive of consumption led growth. आज कई बार ये चर्चा चलती है कि देश में कंजम्पशन बढ़ रहा है, हमारे जो यूथ हैं वो काफ़ी कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए इकोनॉमी के लिए अच्छा है. ऐसा नहीं है. कंजम्पशन लेड ग्रोथ इज़ नॉट अ परमानेंट ग्रोथ. ये डेवलप्ड कंट्री के लिए लागू हो सकता है, डेवलपिंग कंट्री के लिए वी नीड इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ. वी मस्ट बिलीव that our population is a powerful economic tool, and in today's era of knowledge, when the world is moving towards the fifth industrial revolution, our youth can transform our economic through innovation and technology as the engine of growth. However, while moving forward in the path of achieving higher economic growth, our goals should always be, जैसा G20 का हमारा डिक्लेरेशन है, वसुदेव कुटुंबकम, तो our goal should be one earth, one family and one future, and thereby provide effective leadership in the global geopolitics by bringing reforms in the global financial architecture. अभी जो IMF वर्ल्ड बैंक की 1944 की जो मोनोपोली चली उसके अंदर रिफॉर्म्स हमको करवाना है. दैट इंडिया शुड प्रोवाइड ए लीडरशिप थ्रू G20. भारत एट 2047 शुड नॉट ओनली बी ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर बट ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर. हमने एक पंचसूत्री इसमें बात रखी है, वो सारे इस रेजोल्यूशन के अंदर में जो उसके सारांश है उसके अंदर 5 बातें आती हैं उसमें कि इकोनॉमिक पावर के साथ हमको मिलिट्री पावर भी बनना है एंड सिक्योर इट्स नेशनल बाउंड्री विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड डिफेंस सिस्टम. वी मस्ट अचीव ए जीरो लेवल पॉवर्टी लाइन and be able to provide employment opportunity to all its citizens through a systematic and conducive environment for self-employment and entrepreneurship development to ensure a just, equitable and balanced regional development. We must unleash the power of its youth by harnessing the demographic dividend from its working population, which is highest in the world. We will need to give priority to research and development to be competitive in the field of science and technology and use our intellectual resources for creating intellectual property and innovation so that our dependence on the foreign goods and technology is minimized and achieve self-reliance. We believe in protecting environment and in nurturing Mother Earth by following the principles of sustainable development, solid waste management, circular economy and restrained consumption. तेन त्यक्तेन भुंजिता, ये हम जो है त्यागपूर्वक हम भोग करेंगे. हम वेस्ट की तरह हम कमा करके भी उपभोग में नहीं जाएंगे. The problem of global warming, climate change and pollution of all 5 elements, जो पंच तत्व जितने भी हैं, वायु जल, उसमें जो दूषण हो गया है, of the nature should be addressed through change in lifestyle. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने LIFE जो दिया है कि हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल होनी पड़ेगी. So as to move towards alternative renewable energy sources as a part of our initiative for decarbonization and energy security based on indigenous technology and our natural resources, solar, wind वगैरह वगैरह. We should ensure a harmonious relationship between science and economic development so that science remains a blessing and doesn't become a curse. By following the principles of integral humanism. अंत्योदय या हमारे एकात्म मानववाद की जो बातें हैं उसको हमको लेकर चलना पड़ेगा. The Bharat at 2047 will bring in development of all, which will be rural centric, employment centric, environment centric and based on the principles of values, ethics and on the edifice of cooperative and decentralization. सहकारिता और विकेंद्रीय हमारा आधार रहेगा. In order to achieve the above goals and objectives, SGM should form a core committee and prepare a detailed working plan within a time frame of 6 to 9 months and prepare for making Swawalambi Bharat at 2047. Thank you.